इंसान जब लालच में पड़ता है तो वाकई में उसको जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ों का, ऐसी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में उसने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। कहते हैं, कहावत भी हिंदुस्तान में, लालच बुरी बलाए। जब इंसान इसमें पड़ जाता है तो ना कुछ अच्छा देखता है, ना बुरा देखता है, ना अपना देखता है, ना ही पराया देखता है। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, उसमें भी कुछ ऐसा रहता है कि एक अपने पिता का इकलौता बेटा लालच में इस कदर पड़ जाता है कि एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर ही चला जाता है। आज वही सच्ची घटना मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसे आप पूरा सुनिएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है कहानी आपकी मेरी इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली की। और दिल्ली में एक जगह पड़ती है दयालपुर। दयालपुर में एक इंसान रहता है जिसकी उम्र रहती है तकरीबन 52 साल और उसका नाम रहता है राजकुमार गुप्ता और उसकी पत्नी रहती है सीमा गुप्ता। दरअसल राजकुमार के यहाँ पर 4 औलादें रहती हैं, जिनमें से 3 बेटियाँ और 1 बेटा रहता है। राजकुमार का 3 बेटियाँ रहती हैं बड़ी बड़ी, और उसमें से उसका एक छोटा बेटा रहता है जिसका नाम रहता है राजेश्वर अपने पिता के यहाँ पर इकलौता बेटा रहता है और वो उसे बड़ा लाल प्यार से पढ़ा लिखा कर बड़ा किया उसको। राजेश्वर की दिनचर्या का काम क्या रहता है, उसकी घर की व्यवस्था कैसी रहती है। राजेश्वर एक कपड़ों पे, टी शर्ट या पैंटों पर जो डिजाइनिंग आती है वो डिजाइनिंग प्रिंटिंग का काम करता है। इससे अच्छा मोटा पैसा कमा लेता है और अपने जीवन को चला रहा था, अपनी गृहस्थी को चला रहा था। तभी उसका बेटा तकरीबन 22 साल की उम्र पर पहुंचता है तो राजकुमार सोचता है कि राजेश्वर एक अच्छी खासी उम्र का हो चुका है और उसको कुछ काम सिखाया जाए। तभी उसका पिता राजकुमार देखता है कि अगर मैंने राजेश्वर को अपने घर पर ही ट्रेनिंग दी तो शायद ये मालिक बनकर काम करेगा यहाँ पर, तो प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर काम नहीं सीख पाएगा। तो उसने सोचा राजकुमार ने कि कहीं मैं इसको दूसरी जगह पर काम सीखने के लिए भेजता हूँ जहाँ पर ये नौकर बन के काम करेगा तो अच्छे से काम सीख लेगा। दोस्तों, इसी के साथ राजकुमार अपने बेटे राजेश्वर को लोनी थाने इलाके में भेजता है काम करने के लिए। और जब वो लड़का उसका राजेश्वर जाता है काम सीखने के लिए, वो वहाँ से लौटकर शाम को करीब 7 बजे आ जाता था प्रतिदिन। लेकिन 19 अप्रैल 2014 को जब राजेश्वर शाम को लौटकर नहीं आया तो 2 घंटे तक, रात्रि के 9 बजे तक उसका पिता राजकुमार उसकी इंतज़ार करता है। जब इंतज़ार करने के बाद वो लौटकर नहीं दिखा तो उसके नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो देखता है कि उसका नंबर राजेश्वर का स्विच ऑफ जा रहा है। तो उसका पिता राजकुमार बड़ा परेशान हो जाता है और नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर कॉल करता है। नज़दीकी पुलिस थाने में जाके कॉल करता है तो पुलिस वाले उसको वहीं पर आने के लिए बोलते हैं। तो राजकुमार अपनी पत्नी के साथ और 3 बेटियों के साथ नज़दीकी लोनी थाने इलाके में पुलिस वालों के सामने पहुंचता है और पूरी घटनाक्रम का जायजा देता है। तभी इधर पुलिस वाले अज्ञात नाम के ऊपर 302 का मुकदमा कायम कर लेते हैं राजकुमार के कहने पर, उसकी बेटे के गुमशुदगी को लेकर। वो कहते हैं कि तुम ठीक है, घर जा सकते हो और हम छानबीन कर रहे हैं, तुम्हारा बेटा जैसे ही हमें मिल जाएगा हम उसको बाकायदा आपके घर तक पहुंचवा देंगे। राजकुमार पुलिस वालों का आश्वासन लेकर अपने घर के लिए आ जाता है दयालपुर में। तभी 2 दिन बाद वहाँ पर एक उन्हीं पुलिस वालों के पास लोनी थाना इलाके में जो थाना पड़ता है, वहाँ पर एक प्रदीप नाम के लड़के का फ़ोन पहुँचता है और वह कहता है, सर कि मैं राजनगर से बोल रहा हूँ और यहाँ पर मेरे घर में एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई है और अंदर ताला लगा हुआ है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहद तरीके से बदबू आ रही है और मैं बड़ा परेशान हूँ, आप यहाँ पर आइए। तो वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं राजनगर में, और राजनगर में जैसे प्रदीप के बताए हुए प्रदीप के मकान पर पहुँचते हैं तो उससे पूछते हैं कि मकान किसका है। तो प्रदीप कहता है कि सर ये मेरा मकान है, मैं दूसरी जगह रहता हूँ, ये मेरा मकान खाली पड़ा हुआ था तो मैंने इस मकान को किराए भाड़े पर दे रखा था। तभी दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें कौन रहता था, तो वह बताता है कि एक नीरज नाम का लड़का रहता है और इसकी पत्नी अनीता रहती है, जो कि मेरे यहाँ पर किराए से रहते थे और मैं दूसरी जगह रहता था, लेकिन अब उनका मालूम नहीं है कहाँ पर है।
पर अनीता और नीरज और अनीता के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उनके बारे में कुछ भी पुलिस वालों को सुराग नहीं मिलता है दोस्तों। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार नीरज और अनीता किसके माध्यम से तुम्हारे मकान में रहने के लिए आए थे। तभी प्रदीप बताता है कि सर एक गौरी नाम की लेडीज है, उसने मेरे यहाँ पर उनको एड्रेस दिया था और इन लोगों उसकी वजह से मैंने इसको किराए पे कमरा दिया था नीरज और अनीता को। तभी पुलिस वाले उस लेडीज़ के पास पहुँचते हैं तो उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर हैं वो। तो पुलिस वाले नीरज और अनीता को अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद उनको थाने लाया जाता है। जैसे ही उनकी जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, तब दोस्तों एकदम पूरे मामले का खुलासा होता है कि अनीता एक देखने में बेहद काफ़ी खूबसूरत औरत होती है और साथ में जो उसका पति रहता है नीरज, वो एक दारूबाज रहता है, बेहद ज़्यादा दारू पीता है। दारू पीने के साथ साथ में वो एक प्रिंटर का भी काम करता है जो कि अच्छी खासा प्रिंट करता है। अच्छा, तो यहाँ पर नीरज किराए के कमरे में ज़रूर रह रहा था, लेकिन वो उसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर राजकुमार का बेटा राजेश्वर काम सीखने के लिए गया था और वहीं पर नीरज भी वहाँ पर काम करता था। नीरज काम में एकदम परफेक्ट था और सीनियर भी था। तभी राजेश्वर देखता है राजकुमार का बेटा कि नीरज देख काम करने में अच्छा परफेक्ट है, तो उसके साथ काम करने लग जाता है, उससे काम सीखने की कोशिश करता है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन नीरज राजेश्वर को अपने घर पर लेके जाता है तो उसकी पत्नी अनीता, जो देखने में बेहद खूबसूरत होती है दोस्तों, तो वह राजेश्वर को देखती है। राजेश्वर 6 फुट का लंबा चौड़ा एकदम गोरा भूरा जवान रहता है। अनीता की नीयत फिसल जाती है और राजेश्वर को लैंड मार देती है। और राजेश्वर भी नया 30 साल का लड़का था, 22-23 साल का, जवानी की दहलीज पर कदम रखा था उसने, और ऐसे ही आकर वो फ्लैट हो जाता है इसके ऊपर। तो दोनों के संपर्क बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है और फिर वो दोनों नाजायज संबंध भी बनाने लग जाते हैं। फिर इस तरीके से राजेश्वर, राजकुमार का बेटा, अंधा हो जाता है कि नीरज काम करने के लिए लगा रहता है अपनी कंपनी में। राजेश्वर कंपनी से छुट्टी लेकर नीरज के घर पर आता है और उसकी बीवी अनीता के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगता है। धीरे धीरे इस बात की खबर लग जाती है किसको, नीरज को भी। पर नीरज शरीर से हष्ट पुष्ट नहीं रहता है और वह शारीरिक इच्छा पूरी नहीं कर पाता है अपनी पत्नी की। इसी कारण वो कुछ ज़्यादा विरोध नहीं करता है नीरज, और शांति से सब कुछ देखता रहता है कि ठीक है, जैसा भी चल रहा है चलने दो। राजेश्वर पैसे वाला तो था ही अपने पिता के यहाँ से दोस्तों। इस तरीके से अनीता उसको इस तरीके से जकड़ लेती है अपने प्यार में कि बहुत सी सारी चीज़ें उसको प्राप्त करवाने के लिए लग जाती है। जैसे तैसे ये बात घूम फिर कर राजकुमार के पास पहुंचती है तो राजकुमार एक दिन अपने बेटे राजेश्वर को बैठाता है और कहता है कि बेटे, तुम जिस रास्ते पर हो उस रास्ते को छोड़ दो, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह रास्ता एकदम बेकार है और गंदा रास्ता है। एक दिन तुम्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा शायद। इस तरीके से राजकुमार के समझाने के बाद भी राजेश्वर मानने हाँ तो भर देता है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। और एक दिन ऐसा होता है कि अपनी माँ का 10 तोले की रखी हुई एक सोने की चेन ले जाकर उस नीरज की पत्नी अनीता को गिफ्ट कर देता है। जैसे ही राजकुमार को मालूम चलता है, राजकुमार अपनी पत्नी सीमा से कहता है और सीमा उस अनीता के पास जाती है और झगड़ा करती है। उससे कहती है कि मेरा जो बेटा सोना लेकर आया था उसको सोने को वापस कर दे और मेरे बेटे से दूर रहे। अगर तूने मेरे बेटे को से दूरियां नहीं बनाई तो मैं पुलिस थाने में जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। हालांकि सीमा देवी ऐसा कुछ करने वाली नहीं थी, वो जानती थी कि शायद बदनामी होगी, उस कारण उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अनीता सोचती है कि शायद उसकी जो माँ आई थी वो मेरी कंप्लेंट जाकर पुलिस थाने में कर देगी। इसी कारण दोस्तों अनीता बड़ा चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। तभी पैसे लेने का जो प्रेशर बनता है उस पर, तो अनीता सोचती है कि शायद राजेश्वर तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसकी माँ मेरे से पैसे ले जाएगी, क्योंकि राजेश्वर उसको 4-5 लाख रुपए कैश, कुछ सोने के जेवरात और भी घर का सामान जैसे वॉशिंग मशीन या कपड़े का धोने का सामान, कुछ भी एक्सपायर्ड घर का सामान, बहुत सी चीज़ें लाकर उसको दे दिया करता था। करीब 15 और 20 लाख के समथिंग सामान उसके पास पहुंच गया था अनीता के पास। तो अनीता इधर चिंतित होती है कि शायद अगर मैंने ये सामान वापस नहीं किया तो वो मेरी कंप्लेंट कर देगी और इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि मैं उसका सामान वापस कर सकूं। तभी अनीता प्लान करती थी क्यों ना मैं राजेश्वर को ही यहाँ से सफाया कर दूं, रास्ते से हटा दूं, तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। इधर दोस्तों शाम के टाइम
29 अप्रैल को अनीता फ़ोन करती है राजेश्वर को, अपने घर पर बुलाती है। उस समय उसका पति नीरज भी रहता है और दोनों उसको पकड़कर गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों हत्या हो जाने के बाद और वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। पर जैसे ही प्रदीप मकान मालिक कॉल करता है, पूरी घटनाक्रम का जायजा पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस इसी आधार पर अनीता को, उसके पति नीरज को अरेस्ट करने के बाद 302 का मुकदमा लगाकर उनको जेल के अंदर डाल देते हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं इस समय। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरे किसी को ठेस पहुंचाने या परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि इंसान लालच में इतना पड़ जाता है, इतनी अंधा हो जाता है कि उसको कुछ अच्छा कुछ बुरा भी दिखाई नहीं पड़ता है और आखिरकार वो लास्ट में इस अंजाम पर पहुंच जाता है कि इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। उद्देश्य यही है कि आप इन कहानियों से कुछ सीखें और ऐसी गलतियां ना करें। दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक नई क्राइम की वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।